हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज हम करेंगे रेजोनेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। इससे पहले हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। रेजोनेंस में 7 से 8 लेक्चर होंगे 20-20 मिनट के, जिसमें रेजोनेंस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं, उससे पहले एक बार अपने थ्योरी को रिवाइज कर ले, और अच्छे से थ्योरी रिवाइज करने के बाद ये डॉक्टर डी के सिंह के बुक से चुना गया क्वेश्चन है, उन्हीं के बुक से क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसको बार बार लगाएंगे तो आपका थ्योरी भी क्लियर होगा और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद फिर आप जेई या नीट जो भी रेस्पेक्टिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। और पहला क्वेश्चन है रेजोनेंस के डिफिनीशन पे ही पहला क्वेश्चन है। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम। तो डिफिनीशन ही था रेजोनेंस का। रेजोनेंस इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर फीचर इन विच पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंजेस। तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है इसमें। चेंज इन द पोजीशन ऑफ बोथ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या तो केवल क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चेंज इन द पोजीशन ऑफ ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, ये सही है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, बाकी कोई भी एटम या सिग्मा इलेक्ट्रॉन वहां से चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमॉन्ग दिस विच आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आपको एक कंपाउंड दिया गया है, एसिटल्डिहाइड है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और कौन कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देखें ये CH+O ये कैसे खुलेगा, इस साइड खुल जाएगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस और ऑक्सीजन पे क्या चला जाएगा माइनस। तो ये तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, सेकेंड वाले में ये था CH3CH_O, यहां से एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकते हैं इसको CH2HCH_O। इस केस में क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ गया है और इस बॉन्ड को ऐसे खोला है, तो बन गया है CH2CH&OH। तो ये रेजोनेंस है क्या बच्चों? ये रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी पोजीशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। एक एटम भी अपना जगह क्या कर लिया है, बदल लिया है। यहाँ से हाइड्रोजन उठ के कहाँ चला गया, ऑक्सीजन में। ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसको हम लोग टॉटोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, टॉटोमेरिज्म, जो कि आने वाले क्लास में हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझ पाते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज हो गया है, इसलिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो 1 and 3 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अमॉन्ग दिस विच आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वही बात पूछी जा रही है कि तीनों में आप पहचाने कि कौन कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और कौन कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। पहले मॉलिक्यूल में देखें, 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट में है, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे खोल दो और इसको ऐसे खोल दो, तो इससे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला। इस कार्बन पे प्लस, इस कार्बन पे माइनस और बीच में डबल बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो डोनर लगा हुआ है और ना ही एक्सेप्टर। तो ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी खुल सकता है ना। तो इस केस में अब इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस, सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मतलब तीनों ही एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पढ़ते हैं। रेजोनेंस इज एन इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस। गलत है, ये इंटर नहीं होता है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। अगर इंट्रा वर्ड यूज होता वो मॉलिक्यूल के अंदर ही चलने वाला फेनोमेना है, ना कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का फेनोमेना है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, ये सही है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इमेजिनरी। अगला है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर रियल। क्या रियल होता है, नहीं, रियल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं। तो ये गलत है। एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ऑल फीचर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। रेजोनेंस हाइब्रिड बताता है मॉलिक्यूल के फीचर के बारे में, ना कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो हमारा ऑप्शन कौन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल रियल स्ट्रक्चर इज। कौन होता है बच्चों, बताओ रियल स्ट्रक्चर। बहुत बार मैंने पढ़ाया, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर। तो क्या होगा,
द रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे देखो कैसे फंसाया जाता है, समटाइम्स रेजोनेंस हाइब्रिड, समटाइम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, है ना, नॉन ऑफ दिस, तो कोई भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड है जो क्या होता है, रियल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A resonance hybrid is the one which is contributed by all the canonical structure। सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करके किसका निर्माण करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड का। ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये क्या लिखा हुआ है, ओनली द लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये तो गलत है। लिस्ट स्टेबल भी करेगा लेकिन कम अमाउंट में करेगा। ओनली द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये भी गलत है, ओनली लिख दिया गया है। हाँ, ये बात सही है कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगा, ये गलत बात है। नॉन ऑफ दिस, तो ये तो कट ही गया क्योंकि एक हमारा सही है, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इक्वली। क्या ये बात सही है? नहीं। अभी हमने बताया कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के आधार पर, जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो पहला तो बिना गलत लिखा हुआ है कि सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा नहीं होता। मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर देन लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सही बात है। मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। तीसरा उल्टा लिखा हुआ है, मोर स्टेबल कम करेगा, ये तो गलत बात है। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनता कैसे है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। और कैसे करता है? तो मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर देन अ लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बिकॉज। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना। तभी इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होता है जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? तो हमने बताया था कि रेजोनेंस क्यों स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, तो दो कारण होता है। उसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है वो घट जाता है, और न्यूक्लियाई और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। जहां पे हमने लिखा था रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? दो रीजन से, एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन इंक्रीजेज। बाकी सब क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेज नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन क्या होता है? डिक्रीज होता है, गलत है ये। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। पोटेंशियल एनर्जी यदि बढ़ जाता तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती? घट जाती। ये भी क्या है? गलत है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है, तभी तो स्टेबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो बाकी तीनों इसमें गलत है, सिर्फ एक सही था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई अट्रैक्शन इंक्रीजेज। अगला देखते हैं। रेजोनेंस एनर्जी इज, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्वल टू द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी अलग है, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी नहीं कहते हैं, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी तो वो एनर्जी है जो रेजोनेंस के दौरान रिलीज होता है, और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड तक पहुंचने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो ये गलत है, ऑप्शन ए गलत। इक्वल टू द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये भी गलत है, दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। इक्वल टू द एनर्जी ऑफ लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सही है। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? हमने बताया था ग्राफ से, इट इज द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, यही था हमारा रेजोनेंस एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रेजोनेंस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल। क्या रेजोनेंस एनर्जी मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखता है? मॉलिक्यूल नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है जो मॉलिक्यूल स्टोर करके रखता है। और जो मॉलिक्यूल जितना अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजोनेंस एनर्जी कभी भी मॉलिक्यूल में स्टोर नहीं होता है, ये रेजोनेंस के फेनोमेना में रिलीज होता है। जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ आते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को कि रेजोनेंस एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल बट इट इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। रिलीज्ड बाय द मॉलिक्यूल, नाइदर स्टोर्ड नॉट रिलीज्ड, रिलीज्ड बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, हमेशा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज ही होगा, क्योंकि वही तो पोटेंशियल एनर्जी जो रिलीज होता है वही तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, क्या होना चाहिए ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर को? सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी में उनके डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस हो जाएगा तब उसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मस्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे में सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑप्शन ए गलत है। मस्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी बोला सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सेम नंबर में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये भी गलत है। मस्ट बी ऑलवेज इक्विवेलेंट, कोई जरूरी थोड़ी है, बेंजीन का दोनों स्ट्रक्चर क्या है? इक्विवेलेंट है। फिनॉल में भी होता है, उसमें तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट ही हो, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। मान लो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो पूरा का पूरा यही कंट्रीब्यूट कर देगा, मतलब यही रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, तो इसकी क्या जरूरत थी? इसको रेजोनेंस हम लोग नहीं कहेंगे। तो हमेशा इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। नीड नॉट बी ऑलवेज इक्विवेलेंट बट दे शुड नॉट डिफर मच इन स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of these structure is practically not a valid canonical structure of formaldehyde? ये कैसा है? फॉर्मल्डिहाइड है, HCH डबल बॉन्ड यही ना है, या CH2 लिख दो उसको। तो एक तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, देखो ये ऐसे खुल सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? CH2 पे क्या आ जाएगा? प्लस, और ऑक्सीजन पे माइनस। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन तीसरा जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है बच्चों, वो देखो कैसे कर दिया गया है, इस बॉन्ड को इधर खोला गया है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यदि पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड खुलेगा तो ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो आप ये उल्टा रास्ता जब चुनेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑक्सीजन पे प्लस है और कार्बन पे माइनस है, और अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो बिल्कुल अनस्टेबल होगा, उसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर मानेंगे ही नहीं, इतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो वही लिखा हुआ है, विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज प्रैक्टिकली नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो हमारा तीसरा वाला जो है ये कैसे खुला होगा? इस तरफ खुला होगा, तब जाके यहाँ माइनस आया होगा, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इस साइड। तो ये सही है, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन सी, तीसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल नहीं है। विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वही चीज बता रहा है कि इसमें से कौन सा वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे सारा ठीक है, NH3 पे प्लस, कार्बन पे प्लस, ये भी हो सकता है। ये देखिए डबल बॉन्ड NH3, तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, 2 यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी वायलेटेड while writing the canonical structure, especially in the case when deal with period second period। वैसे एटम जो सेकेंड पीरियड में लाई करते हैं उस केस में तो ऑक्टेट रूल वायलेट होना ही नहीं चाहिए, और यहाँ नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पुर रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं, नाइट्रोमीथेन बनाया हुआ है, विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, नाइट्रोमीथेन कैसा होता है? CH3N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3N
डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। तो ये दोनों तो ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड ऊपर दिखाया गया, एक बार डबल बॉन्ड नीचे दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस प्लस और माइनस को मिला के डबल बॉन्ड कर दिया जाएगा, जो नहीं होगा, क्योंकि दो बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितने बॉन्ड हो गए, 5, टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हो गए, 10। फिर से वही बात, ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी वायलेटेड। तो तीसरा, इसमें भी क्या है, वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। अगला देखते हैं, ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इफ, याद करें स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर को। कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टेबल कब होता था, तो एक बार याद करा देते हैं हम। सबसे पहला, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा, चार्ज सेपरेशन ना हो तो बहुत अच्छा, नो चार्ज सेपरेशन। तीसरा, इफ चार्ज सेपरेशन, इफ चार्ज सेपरेशन, अगर चार्ज का सेपरेशन हो ही गया है तो दो केस थे इसमें, लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन, लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, लेस। निगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यही सब बातें थी जो हमने क्लास में डिटेल में पढ़ाई थी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर की जब स्टेबिलिटी देखनी हो तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसपे चार्ज सेपरेशन नहीं होगा और जो ज्यादा बॉन्ड को कंटेन करेगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली बॉन्ड बनना ही स्टेबिलिटी को क्या करता है, इनहांस करता है, बढ़ाता है। यदि चार्ज सेपरेशन आ गया है तो चार्ज सेपरेशन का लेंथ कम होना चाहिए, क्योंकि जनरली चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस लेंथ जितना कम होगा दोनों के बीच अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा और उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मान लो कभी दो निगेटिव चार्ज आ गया तो उस टाइम में चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनरली वो देखा नहीं जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, तो हम यही लेके चलते हैं कि चार्ज सेपरेशन शुड बी लेस एंड negative charge should be present on most electronegative atom and positive charge should be present on less electronegative atom। यहां पे देखते हैं, a canonical structure will be more stable if it has more number of pi bonds than if it has less number of pi bonds। सही बात है, एक वैसा स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होगा। If it has charge separation then if it has a no charge separation, no charge separation वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये उल्टा लिखा हुआ गलत है। It has greater length of charge separation rather it has lower length of charge separation, ये भी गलत लिखा हुआ है, lower length of charge separation ज्यादा स्टेबल होता है। It has positive charge और more electronegative atom, गलत बात, more electronegative atom पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़े इस क्वेश्चन को और जवाब देने की कोशिश करें। Which of the following statement is true about the contribution of canonical structures in the resonance hybrid? कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, A charge separated canonical structure contributes more than a canonical structure without charge separation। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि चार्ज सेपरेटेड कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट भी कम ही करेगा। अगला, ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स मोर देन ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये भी गलत है। ज्यादा पाई बॉन्ड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। A canonical structure with negative charge on less electronegative atom contributes more, negative charge on less electronegative, ऐसा होता है क्या, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता तब कंट्रीब्यूट ज्यादा करता, ये भी गलत। Contribution of a charge separated canonical structure will be more in a polar solvent than in a non-polar solvent, ये सही है, क्योंकि चार्ज प्रीफर किस में किया जाता है, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर में क्या होते हैं, कटायन और अनायन। तो जितना भी चार्ज सेपरेटेड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है यदि उसको हम गैसियस फेज में रखेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं हो पाएगा जितना कंट्रीब्यूशन किसमें हो जाता है उसका,
पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अगला देखते हैं, Among these canonical structures the correct order of stability, फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ है, देखिए HCOOH, पहले और दूसरे स्ट्रक्चर को देखें, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, ज्यादा है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल हो गए इससे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कम है, एक पाई बॉन्ड इसमें क्या हो गया है, कम हो गया है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। उसके बाद आएगा थर्ड, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन है। और सबसे लास्ट आएगा टू, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ही कम है। 1 3 2, आप देख ले 1 3 2, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Among these canonical structure the correct order of stability, ठीक है, क्या है, HC डबल बॉन्ड O माइनस, कैसे बनेगा, एक ऐसे बॉन्ड खुलेगा तो बन जाएगा HCO माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस, एक क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा HCO माइनस, और ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, वही लिखा हुआ है। तो 1 और 3 को आप देखें, ये तो बिल्कुल सिमिलर है, 1 और 3 क्या है, सिमिलर है, और ये ज्यादा स्टेबल भी है, क्यों, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, दूसरे वाले में पाई बॉन्ड एक कम गया है। तो 1 बराबर 3, और ये बड़ा होगा किससे, 2 से, स्टेबिलिटी में। ऑप्शन चेक कर ले, 1 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एमॉन्ग दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। आप देखें पहला स्ट्रक्चर कैसे बना है, इसको खोला गया होगा पाई बॉन्ड को, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, उसके बाद कैसे बना होगा, तो ये ऐसे आया होगा, माइनस प्लस ये हो गया होगा, और यहाँ पे आ गया है प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 1, क्यों होगा बच्चों, एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है इन दोनों से, एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है, और ना कोई चार्ज सेपरेशन है। 2 और 3 में कैसे कंपेयर करेंगे सर, 2 और 3 में तो पाई बॉन्ड की संख्या सेम है, ठीक है, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ भी कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज में डिफरेंस है, यहाँ लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन कम है, और यहाँ लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, और लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन का कम होना स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और ज्यादा होना क्या करता है, घटाता है। तो 1 के बाद कौन आएगा, 2, सबसे लास्ट में कौन आएगा, 3। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, 1 3 2, ऑप्शन कौन हो गया हमारा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये भी स्टेबिलिटी का ही सवाल है। यहाँ पे है CH2 माइनस दिख रहा है, फिर एक बॉन्ड ऐसे खुला होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे माइनस, अब क्या हुआ होगा, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे बना लिया डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा आपको कौन स्टेबल लग रहा है, तो दूसरे की स्टेबिलिटी तो सबसे घट जाएगी, क्यों, क्योंकि एक पाई बॉन्ड कम है। अब आप 1 और 2 में देखें, 1 और 3 में, तो 1 और 3 में देखेंगे तो पाई बॉन्ड सेम है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, ठीक चीज नहीं है, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन पे माइनस है, वेरी गुड। 3 ज्यादा सबसे, उसके बाद 1, और सबसे कम किसका, 2, क्योंकि उसमें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही कम है। तो 3 1 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमॉन्ग दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। देखें 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, आप ये बताएं। पाई बॉन्ड सब में सेम है, दिख रहा है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कौन, यहाँ पे कार्बन पे क्या है, माइनस, कार्बन पे माइनस, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार ये कार्बन माइनस यहाँ घुमा होगा, इसको खोला होगा ये स्ट्रक्चर, एक बार क्या होगा हुआ होगा, इधर घुमा होगा और इसको खोला होगा, तो ये स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमको लग रहा है कि पहला वाला होगा। क्यों पहला वाला होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस है, अच्छी बात है, 1। उसके बाद कौन होगा, तीसरा वाला, क्योंकि नाइट्रोजन पे माइनस है, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन कार्बन से तो ज्यादा ही है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस है जो कि घातक है। तो 1 के बाद कौन होगा, 3, और सबसे लास्ट में 2। सिर्फ हमने यहाँ पे ये देखा है कि माइनस चार्ज जो है किस एटम पे है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड सारे में सेम है। तो ऑर्डर 1 3 2, 1 3 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
Among these canonical structures of pyridine, the correct order of stability. pyridine लिखा हुआ है और इसके सारे canonical structure बनाए गए हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे सारे canonical structure बनाए गए हैं। नाइट्रोजन पे यहाँ पे माइनस आएगा, ऐसे ऐसे घूम के सारे canonical structure बनाया गया है। पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये 1 और ये 5, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा है इन तीनों से और इस पर कोई चार्ज का सेपरेशन भी नहीं हुआ है, तो 1 = 5। उसके बाद 2 और 4 सिमिलर है, नाइट्रोजन पे माइनस प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, इधर है और एक इधर है, लेकिन लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन क्या है, सेम है, तो 2 = 4, 2 = 4। और सबसे कम कौन हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 में क्या हुआ है, चार्ज सेपरेशन बढ़ गया है, लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन इंक्रीज हो गया है, 3। समझ में आई बात। 1 = 5, 2 = 4 ग्रेटर देन 3, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन pyridine इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, आप इसका एक बार कैनोनिकल स्ट्रक्चर देख ले, पीछे pyridine ही लिखा हुआ था, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखें और देखें निगेटिव चार्ज कहां गया है, तो निगेटिव चार्ज कहां गया है बच्चों, pyridine में, आप यहां पे गौर करें, नाइट्रोजन पे माइनस, फिर ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, pyridine इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये खुलेगा ये और नेगेटिव चार्ज फिर ये घूमेगा और यहाँ पे, तो कौन हो गया, 3 और 5, ऑप्शन 3 and 5, ठीक है। अगला देखते हैं। Among these canonical structures of pyrrole, the correct order of stability, ये क्या लिखा हुआ है, पायरोल, और पायरोल में पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला। क्यों पहला वाला, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। उसके बाद देखें, नाइट्रोजन पे प्लस, ये वाला नाइट्रोजन पे प्लस, कार्बन पे माइनस, लेकिन चार्ज सेपरेशन कम, यहाँ भी चार्ज सेपरेशन क्या है, कम, इन दोनों में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, तो 1 3 = 4 ग्रेटर देन 2 = 5, 1 3 = 4, 2 = 5, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। इन पायरोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, एक बार इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर देख लें और नेगेटिव चार्ज कहां कहां गया है वो देख लें। नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो सब जगह नेगेटिव चार्ज क्या है, तो स्टेबल कौन ज्यादा है, स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें, स्टेबल कौन है, 3 और 4 ज्यादा स्टेबल है, कौन, 3 और 4, तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ और यहाँ वाले कार्बन पे, तो ये है हमारा, अगर 1 ये है तो 2 3 4 5, 2 and 5 पे है, ठीक है, 2 and 5, ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, डी। अगला देखते हैं। द लिस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अमॉन्ग दीज, लिस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये तो इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस, यहाँ पे कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पे प्लस, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्लस, ये ठीक चीज नहीं है, ये सबसे लिस्ट स्टेबल होगा हमारा कौन सा, 2। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अमॉन्ग, मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अगला, इन दिस कटैन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 और 3 पे ज्यादा होगा, क्योंकि 1 पे क्या है, प्लस, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ये खुलेगा फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तीनों कार्बन पे प्लस जाएगा, जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, प्लस, सारे जगह पे सेम पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम ऑन ईच कार्बन एटम। In this anion, pi electron density is maximum on. In this anion, pi electron density is maximum on.
ये निगेटिव चार्ज सारे कार्बन पे घूमेगा और इसका भी जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार यहाँ माइनस ऐसे होगा और माइनस चार्ज सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेम ऑन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिलिक ऑक्सीजन। मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो क्या है, जो है सो है। यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन अच्छे से डोनेट कर पाएगा कि नाइट्रोजन, क्योंकि जो अच्छे से डोनेट कर पाएगा वो यहाँ पे कंसंट्रेशन को ज्यादा बढ़ा देगा। मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इस ऑक्सीजन पे, तो जब ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ठीक चीज नहीं है ये। लेकिन जब नाइट्रोजन वाला डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, जो कि इससे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज्यादा इजिली डोनेट कर पाएगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा पाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा सी। इन फिनॉल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। ये जब लोन पेयर घूमता है तो कहां कहां नेगेटिव चार्ज देगा, ये ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे। हमने कहा था ऑर्थो एंड पैरा रिलेटेड ग्रुप्स आर रेजोनेंस रिलेटेड। जब डोनर लगा होगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज जाएगा, जब एक्सेप्टर लगा होगा तब ऑर्थो और पैरा पे ही पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि मेटा पर जुड़े हुए ग्रुप रेजोनेंस में रिलेट नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इन नाइट्रोबेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। नाइट्रो ग्रुप कैसा है, ये एक्सेप्टर। एक्सेप्टर है तो क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिंग में पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा। और पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, तो वही बात, इन बेंजीन सिस्टम ऑर्थो एंड पैरा रिलेटेड ग्रुप्स आर रेजोनेंस रिलेटेड। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पे और पैरा पे। पूछ क्या रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां है, तो ऑर्थो और पैरा पे तो क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो इससे अच्छा तो मेटा ही है, कम से कम कुछ नहीं आया है। तो हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे है, मेटा पोजीशन पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। आप देखें सब ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, COO माइनस, ये तो एक्सेप्टर है लगा हुआ, तो ये तो सबसे कम करेगा। बाकी ये सब क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, ये भी एक्सेप्टर लगा हुआ है, ये तो और डीएक्टिवेट कर देगा। 2 डोनर लगा हुआ है, एक डोनर ये है और एक डोनर ये है, एक ये और एक ये। कौन ज्यादा एक्टिवेट करेगा, अगर ये करेगा तो यहां से लोन पेयर जब रिंग में जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, प्लस। उतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं होगी उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर की, लेकिन ये निगेटिव चार्ज जब घूम के जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये बहुत इजीली O- स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है OH से, क्योंकि ये आसानी से निगेटिव चार्ज अपना क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा एक्टिवेट जो करेगा रिंग को वो ये करेगा, ऑप्शन सी। ये ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत बढ़ा देगा रिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है, बाईफिनाइल, 2 फिनाइल जुड़ा हुआ है। बोथ रिंग्स एक्ट एज पाई डोनर। जब दोनों डोनेट ही करेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा, क्योंकि रेजोनेंस क्या होगा, एक डोनर रहेगा तो दूसरा एक्सेप्टर। तो इफ वन रिंग विल बिहेव एज डोनर, अदर विल बिहेव एज एक्सेप्टर। वन रिंग एक्ट एज पाई डोनर व्हाइल द अदर एज पाई एक्सेप्टर। 4 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, पूछा जा रहा है अमॉन्ग दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच वन इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, लीस्ट स्टेबल। ऑक्सीजन पे यहां पे क्या है, लोन पेयर, ये इन्फ्लुएंस करेगा पाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। जो भी फ्लो होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इससे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेबल होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो यदि उल्टा करेंगे तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। आप देखें ये तो ठीक है, ऑक्सीजन पे प्लस गया है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस आया है। ये भी ठीक है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अगर सिर्फ खुलेगा तो फ्लो ये है, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ। लेकिन ये देखें C पर प्लस और यहाँ पर C पर माइनस, इसका मतलब इसने इस पाई बॉन्ड को कैसे खोल दिया होगा, इस तरफ डोनर लगा हुआ है और आप डोनर की तरह ही पाई इलेक्ट्रॉन को धकेल रहे हैं, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल है चौथा, ऑप्शन डी। Among these canonical structure which one is least stable। फिर से वही काम है, CH डबल बॉन्ड O क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये बॉन्ड भी किधर खुलेगा, इधर। मतलब वैसे सारे स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट होगा वो सही होगा, और राइट टू लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, गलत। देखें लेफ्ट टू राइट है, माइनस से प्लस से, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे खुला है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है।
लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसने ऐसे खोल दिया है, तब ने इस कार्बन पे माइनस आया और इस कार्बन पे प्लस, जो कि उसके नेचर के अगेंस्ट है, क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप एक्सेप्टर लगा हुआ है और आप एक्सेप्टर से क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहे हैं, तो ये गलत चीज है। चौथे की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ऑप्शन डी। इन दिस मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन, आप खुद देख लें, इधर तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये ऐसे घूमेगा, पहले इसको खोलेगा, यहाँ पे क्या जाएगा निगेटिव चार्ज, फिर ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा और इसको खोलेगा और यहाँ पे क्या जाएगा निगेटिव चार्ज, तो 2 and 4, C2 and C4, ऑप्शन बी। इन दिस मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, खुद देख ले आप, यहाँ पे क्या है लोन पेयर, ये इधर डोनेट करेगा क्योंकि ये डोनर है, ये तो अल्टरनेट पे है ही नहीं, तो किसको डोनेट करेगा, इसको, और निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा वहां, तो कार्बन 1 पे निगेटिव चार्ज गया, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, C1 पे। रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर इफ, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा कब होता है बच्चों, तो मैंने एक सीक्वेंस बताया था, यदि एरोमेटिक है तो उसका नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होता है, एरोमेटिक में भी यदि इक्विवेलेंट है तो नॉन इक्विवेलेंट से ज्यादा होता है, यदि नॉन एरोमेटिक भी है तो भी जो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर देगा वो नॉन इक्विवेलेंट से ज्यादा स्टेबल होगा। अगर दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट है तब क्या करते थे हम लोग, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को काउंट करते थे, जिसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर का संख्या ज्यादा उसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या होता था, ज्यादा होता था। देख लेते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन rather than if canonical structure have no charge separation, गलत बात है इसमें, ये देखो सी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट देन इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर नॉन इक्विवेलेंट, ये सही है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा तो वो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी देगा rather than ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसके कैसे हैं नॉन इक्विवेलेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्ट एज पाई डोनर इन रेजोनेंस, आपको पहचानना है कि कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर है। CHO ये क्या करेगा, ये तो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि पहले और दूसरे एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। NO2 अगर इसको फैला के लिखेंगे N डबल बॉन्ड O और O, ये भी क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खोलेगा और बाकी हिस्से से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपनी तरफ करवाएगा, मतलब ये भी एक्सेप्टर है। CONH2 को फैला के लिखो C डबल बॉन्ड O NH2, यहां भी अगर कोई ग्रुप जोड़े CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये इस पाई बॉन्ड को किधर खोलेगा, ये ऐसे घूमेगा और इस पाई बॉन्ड को इधर खोलेगा, मतलब ये भी क्या कर रहा है, एक्सेप्टर का ही काम कर रहा है। इसको बताएं ये डोनर है कि एक्सेप्टर, तो यहाँ पे पहले एटम पे लोन पेयर है, तो यदि इससे जोड़े देखो NH C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे जोड़ दो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ का लोन पेयर क्या करेगा, इधर डोनेट कर सकता है, तो ये डोनर की तरह काम कर सकता है। ये बताओ तो NH2 ज्यादा अच्छा डोनर होगा कि ये ज्यादा अच्छा डोनर है, NH2 ज्यादा अच्छा डोनर है या ये ज्यादा अच्छा डोनर है, तो इसका आंसर होगा NH2 ज्यादा अच्छा डोनर है, क्योंकि डोनर का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर दे। यहाँ पे इस हिस्से में वो डोनेट करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन इसकी प्यास अपने अंदर खुद की भी है, ये इधर भी चाहेगा तो डोनेट कर सकता है, क्योंकि अल्टरनेट में पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खोलेगा, तो इसके मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्से में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी घट जाती है। इसलिए डोनर तो है लेकिन उतना अच्छा डोनर नहीं है जितना अच्छा डोनर कौन है, NH2, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ये लोन पेयर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा मॉलिक्यूल के दूसरे पार्ट में। तो ये 40 क्वेश्चन के साथ हम आए थे, आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन था, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक और लेके आएंगे क्लास जिसमें 40 क्वेश्चन और करेंगे रेजोनेंस के, तब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे एरोमेटिसिटी पे। तब तक बाकी चीजों को रिवाइज करें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।